हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेक्शंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा टारगेट आर्मी क्लर्क 2025 के लिए। इस सीरीज़ में मैं पर डे आपको रोज़ाना रात को 9 बजे एक पेपर सेट अपलोड करता हूँ और अभी तक मैं 11 पेपर सेट अपलोड कर चुका हूँ। आज सेट नंबर 12 की बारी है। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल ज़ीरो पर हैं, उन्होंने बिल्कुल भी ग्रामर या किसी चीज़ को तैयार नहीं करा, अगर आप मेरे इन पेपर सेट को भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं, एग्ज़ाम से पहले करीब मैं आपको 25 से 30 पेपर सेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप उनको अच्छे से रिवीजन लगा लेते हैं, उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, तो मेरी ये फुल गारंटी है 15 से लेके 20 क्वेश्चन आपके 101% सही रहेंगे। और जो बच्चे एडवांस लेवल पर हैं तो उनके 20 से लेकर 23 या 24 तक सही रहेंगे। एक आध क्वेश्चन तो किसी का गलत हो भी सकता है ना। तो आप अपने स्तर पर तैयारी कीजिए और मैं अपने स्तर पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के कंटेंट के लिए यूट्यूब पर आपसे काफ़ी सारे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन मैं कोई आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूँगा। मेरा जो ये कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया है टूरिज्म इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन। पर्यटन भारत में एक सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जो व्यापार है, इंडस्ट्री है। इट बिकम इकोनॉमिक बेनिफिट, इसका एक आर्थिक लाभ भी है। क्रिएट जॉब्स, ये जॉब्स की भी, नौकरियों को भी देता है। प्रमोट्स कल्चर एक्सचेंज, जो क्या करता है, कल्चर को एक्सचेंज करने में सहायता करता है। एंड बिटवीन नेशंस, देखिए राष्ट्र के और क्षेत्रीय कल्चर को आपस में सामंजस्य बिठाने का काम कौन करता है, टूरिज्म करता है। Countries with the rich natural beauties, historical monuments and the modern attraction attract the million of tourists every year। देखिए बोला गया है ऐसी कंट्री जिनमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक सुंदरता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक इमारतें हैं, मॉडर्न अट्रैक्शंस, आधुनिक आधुनिक इसमें कोई आधुनिक आकर्षण की वस्तुएं हैं। ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, कई सारे जो टूरिस्टों को हर साल आकर्षित करती हैं। जैसे भारत में हर साल लोग क्या नाम है, जैसे उज्जैन महाकालेश्वर देखने आते हैं, वैष्णो देवी देखने आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं, लाल किला देखने आते हैं। हाउएवर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म कैन लीड टू द पॉल्यूशन, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म हो तो ये पॉल्यूशन को बढ़ा सकता है। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का दोहन करना, बहुत ज़्यादा प्रयोग करना। डैमेज हेरिटेज साइट्स, और हेरिटेज साइट्स को नुकसान पहुंचाना। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म एनकरेजेस, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एनकरेजेस ट्रैवल टू रिस्पेक्ट लोकल कस्टम्स एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड द सपोर्ट ऑफ द लोकल बिजनेस। देखिए अब हर चीज़ के प्लस भी है, माइनस भी है। प्लस क्या है कि आपको बिजनेस मिल रहा है, जॉब मिल रही है, ठीक है, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है। अब माइनस क्या हो रहा है, जैसे टूरिस्ट आए, उन्होंने पॉल्यूशन को बढ़ा दिया। पॉल्यूशन कैसे बढ़ा दिया, कुछ जैसे उन्होंने कुछ भी खाना पीना खाया और उसको इधर उधर पॉलीथीन वगैरह को फेंक दिया, तो ये भी पॉल्यूशन में आ गया। इसके अलावा गाड़ी मोटर कार से आ रहे हैं तो उसका धुआं आ रहा है, वो भी पॉल्यूशन में आ रहा है। और किसी भी रिसोर्स का बहुत ज़्यादा से अधिक प्रयोग करना, है ना। कई बार क्या होता है कि अगर किसी खास जगह पे कोई चीज़ फेमस होती है, जैसे बोला गया कि वहाँ का पानी पवित्र है, आप उस पानी को अपने साथ में ले जा सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कंटेन अपने घर साथ में 5-5 6-6 लीटर पानी ले गए। डैमेज ऑफ हेरिटेज साइट, हेरिटेज साइट पर यानी जहाँ पर इमारतें बनी हुई हैं, इमारतों के पत्थर के ऊपर काट काट कर अपना नाम लिख देते हैं, कुछ हार्ट जैसी शेप बना देते हैं और बीच में कुछ इस तरीके से बना देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, नुकसान कर रही हैं। अब बोला गया है कि इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, कि ट्रैवलर्स को उनको बोला जाए, जो भी पर्यटक है उनसे ये बोला जाए कि वो कस्टम्स, लोकल रीति रिवाजों का पालन करें, पर्यावरण को संरक्षित रखें, अपने साथ में जो भी चिप्स पॉलिथीन बैग वगैरह वो लेके जाएं तो उसको वहाँ इधर उधर ना फेंकें, प्रॉपर डस्टबिन में डालें। या डस्टबिन जब तक नहीं मिल रहा है तब तक आप अपने बैग में या अपने पास में रखें। जैसे ही डस्टबिन मिल जाए कहीं पर आसपास में लगा तो वहाँ फेंक दें। Many governments now promote eco-tourism when aims to reduce the negative impact on the tourism that still allow people to enjoy learn new places। देखिए अब आजकल क्या गवर्नमेंट एक नई स्कीम ले आई है, इको टूरिज्म।
इको टूरिज्म में क्या होता है, एक ऐसा टूरिज्म जिसके अंदर एक ऐसा पर्यटन जो प्रकृति के सहयोग से बना हो, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। फॉर टूरिज्म टू बी सस्टेनेबल एंड बोथ ट्रेवलर एंड होस्ट मच वर्क टुगेदर। और इको टूरिज्म जब से आया तब से लोगों को सीखने को मिल रहा है, एंजॉय करने को मिल रहा है, और इससे जो है टूरिज्म पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथ में जो ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं, और होस्ट मेहमान और मेजबान दोनों को साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है, तभी दोनों लोग लाभ ले पाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं भैया, देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास में, बोला गया व्हाट इज द मेजर बेनिफिट, सबसे बड़ा लाभ क्या है, व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है बताइए। डिक्लाइन इन कल्चर, क्या कल्चर में कमी आ जाती है, नहीं भैया कल्चर में तो कोई कमी नहीं आती। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं, उल्टा नौकरी ही देता है ये। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ होती है, और जॉब क्रिएशन, और जॉब के निर्माण होते हैं, ये सही है ऑप्शन नंबर सी। डी वाला देखते हैं, राइज इन पॉल्यूशन, क्या पॉल्यूशन में बढ़ावा बढ़ता है ये, नहीं पॉल्यूशन, हाँ यार ये तो, अच्छा बेनिफिट बताने हैं हमको, बेनिफिट तो यही है ग्रोथ एंड जॉब, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर टू, व्हाट इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म का नेगेटिव इफेक्ट क्या है बताइए। प्रमोट आर्ट, क्या वो आर्ट कला को प्रमोट करता है, नहीं कर, ये तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ये तो पॉजिटिव इफेक्ट है। इम्प्रूव लोकल इकोनॉमी, आर्थिक जो है धन संपदा को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, ये तो पॉजिटिव इफेक्ट है। हमको नेगेटिव वाला देखना, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। डैमेज टू हेरिटेज साइट, कई लोग क्या करते हैं दीवारों के ऊपर जाके कुछ इस तरीके का साइन बना देते हैं और अपना नाम लिख देते हैं, तो भैया ये माइनस है, ये नेगेटिव इफेक्ट है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन, हाँ भैया कहीं पे घूमने जाते हैं तो हमारी एजुकेशन या नॉलेज बढ़ती है, हमको बताना था नेगेटिव इफेक्ट, बाकी तीन पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर सी केवल नेगेटिव इफेक्ट है, तो यही हमारा आंसर होता है। देखिए व्हाट डज द रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म किस तरह की चीज़ों को प्रमोट करता है ये बताइए। देखिए शॉपिंग अब्रॉड, क्या विदेशों में जाके शॉपिंग करें, नहीं। इग्नोरिंग ट्रेडिशन, जो हमारे ट्रेडिशन है, रहन सहन है, उसको इग्नोर करना, अनदेखा करना, बिल्कुल नहीं। रेस्पेक्टिंग लोकल कल्चर, स्थानीय जो संस्कृति है उसका सम्मान करना। एनवायरमेंट, प्रकृति का सम्मान करना, ये है ऑप्शन नंबर सी। बिल्डिंग मॉल्स, बड़े बड़े मॉल्स बनाना, ये नहीं। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज इको टूरिज्म, इको टूरिज्म क्या है और ये किस पर फोकस करता है बताएंगे। लग्जरी होटल्स पर फोकस करता है, बिल्कुल नहीं। टूरिस्ट टैक्सेस पर, पर्यटक पे लगने वाले टैक्स पर फोकस करता है, नहीं करता है ये। रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म, इको टूरिज्म से क्या होता है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव यानी नकारात्मक जो प्रभाव है टूरिज्म पे हो रहे हैं, उनके ऊपर ये फोकस करता है, उनको कम करने की कोशिश करता है, ऑप्शन सी। फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पर, व्हाट इज नीडेड फॉर द टूरिज्म टू बी सस्टेनेबल, यानी जो टूरिज्म है उसके लिए क्या चीज़ हमारे लिए आवश्यक है, किस तरीके से हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, किसके सहयोग से बढ़ा सकते हैं। चीपर एयर टिकट, एयर टिकट्स को सस्ता कर देना, बिल्कुल नहीं। वर्किंग टुगेदर, टूरिस्ट एंड लोकल्स, लोकल के लोग और टूरिस्ट लोग एक साथ काम करते हैं, भैया जभी तो चीज़ें बढ़ पाएंगी, है ना। मेहमान और मेजबान जब सहयोग से कोई काम करते हैं तब लाभ होता है हमको। मोर हॉलीडेज, और ज़्यादा छुट्टियां मिलेंगी, बिल्कुल नहीं। बिगर एयरपोर्ट, बिल्कुल नहीं, बड़ा एयरपोर्ट इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन भी पैसेज से जुड़ा हुआ है। देखिए बच्चे लोगों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो पैसेज का लेवल है वो आर्मी क्लर्क के एग्जाम का लेवल ही है, ऐसा ही एग्जाम में पैसेज आता है। और जो मैंने पेपर बनाया बिल्कुल उसी कंटेंट पे बनाया, बिल्कुल नए पैटर्न पर बनाया है इस पेपर को, तो कोई ओल्ड पैटर्न नहीं है इसके अंदर, नया पैटर्न है, नए पैटर्न पे पेपर आपको बनाकर दिया जा रहा है। तो देखिए बोला गया है, प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंट इशू, प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या बन गया है, बहुत ही मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंट इशू बन गया है, यानी कि एक ऐसा इशू बन गया, ज्वलंत प्रश्न बन गया हमारे लिए। कौन सा, पॉपुलेशन प्लास्टिक पॉल्यूशन, ड्यू टू इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। प्लास्टिक को आप जला देंगे तो भी समाप्त नहीं होगा, जमीन में दबा देंगे तो भी समाप्त नहीं होगा, पानी में फेंक देंगे तो भी समाप्त नहीं होगा,
है ना। प्लास्टिक मीन्स इन द एनवायरमेंट फॉर द 100 of years। प्लास्टिक का मतलब है कि अब वो हमारी प्रकृति के अंदर कई हजारों वर्ष, कई सौ वर्षों तक रहेगा। इट पॉल्यूट ओशियंस, ये महासागरों को पॉल्यूट कर रहा है। हार्म्स मरीन लाइफ, जो मछलियों का जो जीवन है, जो जल में रहने वाले जो जंतु हैं उनका नुकसान कर रहा है। एंड ब्लॉक ड्रेनेज सिस्टम, और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है जैसे नाली नदी, इन सबको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। डेस्पाइट अवेयरनेस कैंप, बोला गया है जागरूकता कैंप लगाने के बावजूद भी प्लास्टिक यूज कंटिन्यूस, प्लास्टिक का यूज कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज इट इज कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट, क्योंकि ये सस्ता होता है और लो कॉस्ट, सस्ता होता है और सुविधाजनक होता है। गवर्नमेंट एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स आर एनकरेजिंग द यूज ऑफ अल्टरनेटिव लाइक क्लोथ बैग्स। देखिए जब भी हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम अपने साथ में कोई बैग लेके नहीं जाते, हम क्या लेके जाते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि वहाँ से प्लास्टिक में वो पैक करके दे देंगे, और प्लास्टिक पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसकी जगह पे अब ये बोल रहे हैं कि आपको क्लोथ बैग लेके जाने चाहिए या पेपर पैकिंग का यूज़ करना चाहिए, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए। रिसाइकलिंग एंड प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट आर एसेंशियल स्टेप टुवार्ड्स कंट्रोलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए बोला गया रिसाइकलिंग करें, अगर प्लास्टिक को एक बार यूज़ कर दिया गया उसको दोबारा से रीयूज़ करें। यही एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो है प्रकृति के अंदर होने वाले प्लास्टिक के नुकसान से बचा सकते हैं प्रकृति को। एवरी इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट बाय रिफ्यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। हर कोई इंडिविजुअल भी इसमें भाग ले सकता है जब वो सिंगल यूज प्लास्टिक को मना कर देगा। एंड मेकिंग इको फ्रेंडली चॉइसेस, और इको फ्रेंडली चॉइसेस बनाता है इन डेली लाइफ में। स्मॉल एक्शंस व्हेन टेकन बाय मैनी, छोटे छोटे एक्शन जब बड़े लोगों लिए जाते हैं कई लोगों से, कैन लीड टू बिग चेंजेस। देखिए छोटे छोटे से स्टेप से क्या होता है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। आज आप 10 मिनट पढ़ोगे, यही 10-10 मिनट अगर आप पर डे पढ़ रहे हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आज आपने 1 घंटा पढ़ा, पर डे अगर आप 1-1 घंटा मिल रहे हैं तो बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वट इज प्लास्टिक हार्मफुल, वाई इज प्लास्टिक हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए प्लास्टिक नुकसानदायक क्यों है। इट स्मेल्स बैड, इसमें से बदबू आती है, नहीं। इट इज़ हैवी, ये बहुत ज़्यादा भारी है, नहीं। इट डज नॉट डिकम्पोज, ये कभी समाप्त नहीं होता है, यही इसका कारण है, यही हार्मफुल है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बताया था सस्ता है। वट इफेक्ट डज प्लास्टिक हैव ऑन ओशियन, ओशियंस पर, सागर पर प्लास्टिक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी को बढ़ा देता है, बिल्कुल नहीं। हार्म्स मरीन लाइफ, बोला गया है जलीय जंतुओं के जीवन को वो खराब करता है प्लास्टिक। जैसे प्लास्टिक किसी चिड़ी, जैसे आप देखते हैं अगर कोई मछली है, कोई बड़ी मछली है, ठीक है, अब उसके लिए प्लास्टिक की जो पॉलीथीन, तो वो तो छोटी सी बात है, वो तो निकल जाएगी, उसको खाने पीने में भी निकल गए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाने की जो सब्जी वगैरह जो होती है, कच्ची सब्जी, उसको पॉलीथीन में पैक करके, या झूठी सब्जी को पॉलीथीन में पैक करके हम अपनी गली मोहल्ले में फेंक देते हैं। अब वो क्या होता है, जैसी गाय आती है तो गाय ने उसको खाया, अब गाय के हाथ तो होते नहीं है कि गाय उस पॉलीथीन को खोल ले या उसमें से निकाल के खा ले अलग से, उसके पास तो केवल मुंह है, तो मुंह से क्या करती है, वो प्लास्टिक को चबाती है। जैसी प्लास्टिक को चबाती है तो भोजन के साथ साथ में प्लास्टिक के टुकड़े भी उसके पेट में चले जाते हैं, और जो बहुत नुकसानदायक होते हैं। अट्रैक्ट टूरिज्म, टूरिज्म को अट्रैक्ट करना, नहीं। रिड्यूस वेव्स, क्या लहरों को कम कर देता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी लगेगा। वाई डू पीपल कंटिन्यू यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज लोग क्यों कर रहे हैं। इट इज़ हार्ड टू कैरी, क्या इसको ले जाना बड़ा कठिन है, नहीं। इट इज़ डेकोरेटिव, ये क्या डेकोरेटिव है हमारे पास में, बिल्कुल नहीं। अरे मेरे कमरे में ना एक वो आ गई है बटरफ्लाई, मुझे डर है कि कहीं ये पंखे से निकट जाए, ठीक है चलो देखता हूँ मैं। इट इज़ चीप एंड डेकोरेटिव, ये सस्ती है और कन्वीनियंट है। क्या ये सस्ती और कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, ये सस्ती और सुविधाजनक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये सस्ती और क्या है, सुविधाजनक है। उसके बाद में सेकंड, इट इज़ इलीगल, क्या ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी भी है, हाँ, लेकिन फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं इसका प्रयोग, क्योंकि ये सस्ती है और सुलभ है। वट इज वन वे टू रिड्यूस प्लास्टिक, प्लास्टिक को कम करने का एक तरीका क्या है, किस तरीके से हम प्लास्टिक को कम कर सकते हैं। तो देखेंगे, यूज प्लास्टिक मोर ऑफन, प्लास्टिक का हमें अक्सर ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अवॉइड क्लोथ बैग, क्लोथ बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए हमको। प्रमोट बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव्स, देखिए बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो
जिनको नष्ट किया जा सकता है, जैसे कागज है, कागज को आप मिट्टी में दफन कर दोगे तो कागज गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक को आप मिट्टी में दबा दोगे तो वो समाप्त नहीं होगी। कागज को आप जला दोगे तो वो राख में बदल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक को जलाओगे वो अगेन प्लास्टिक वहीं के वहीं रहेगा, वो बस अपना आकार बदल लेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी, हमको कुछ और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। ऑप्शन डी नहीं है, थ्रो प्लास्टिक इन द ओपन स्पेस, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पैसेज, पैसेज का क्या हमारे पास में मैसेज दिया गया बताइए। प्लास्टिक शुड बी बैंड इन द विलेज, गांव के अंदर, केवल गांव के अंदर प्लास्टिक को कम कर देना चाहिए, नहीं। इंडिविजुअल कांट हेल्प मच, केवल अकेला आदमी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है, नहीं। बोला गया है स्मॉल एफर्ट्स मैनी बाय मैनी कैन रिड्यूस प्लास्टिक, हाँ भाई, छोटे छोटे स्टेप से, 10 मिनट की आज पढ़ाई कर रहे हैं, कल आप 1 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में क्या मैटर दिया हुआ है जान लेते हैं। स्पॉटिंग एरर दिया गया, तो प्लीज एक बार आप सॉल्व करें, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, तो अब मैं आपको इसका फॉर्मूला फंक्शन और बता दूं ये कैसे काम करेगा। सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो काफी डरावना सा है, सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, डोंट वरी, टेंशन ना लें, हो जाएगा आपसे। एक पहले फॉर्मूला जान लीजिए। इस फॉर्मूले को बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस, काल्पनिक वाक्य। नाउन कॉमा सब्जेक्ट वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो शुरू हो जाइए। इफ दिया हुआ है, यहाँ पे वुड दिया हुआ है, बीच में कॉमा दिया हुआ है, ये आ गया कॉमा, ये आ गया वुड, और ये आ गया इफ। अब शुरू हो जाइए, यानी कि फॉर्मूला यही वाला है, इधर पे से कहीं पे कोई एरर आ रही है। इफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या आएगा, वर आएगा। सर महात्मा गांधी तो सिंगुलर हैं, तो वाज आना चाहिए, ये तो सही है। नहीं बेटा, इसमें वर आएगा। जब इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं तब उसमें सभी सब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। अब पूरा सेंटेंस को देख लेते हैं। इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव, यदि महात्मा गांधी जिंदा या जीवित होते तो ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर्स एंड डाउन ट्रोडर हु स्टिल स्ट्रगल एवरी डे टू मेक बोथ एंड मीट। वो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते जो लोग आज भी थोड़े से भोजन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, द टू सिस्टर, कितनी सिस्टर हैं, टू सिस्टर। तो क्या टू के लिए वन अनदर आता है क्या, द टू सिस्टर शाउटेड एट वन अनदर इन द पब्लिक, नहीं। वन अनदर तो थ्री या थ्री से, थ्री और मोर देन थ्री के लिए आता है। टू पर्सन के लिए क्या आता है, ईच। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करने वाले हैं, बी। बढ़ता हूं आगे की तरफ। एक और स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन है और इसको और जान लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट एंड द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। ये मैं ही हूँ जो सभी तरह के अरेंजमेंट और ये जो स्टडी है इसको इसको कंप्लीट करने में, इसको सफलतापूर्वक पूरा करने में जिम्मेदार हूँ। तो आपको एक स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, कभी भी इट आ जाए और इट के बाद में आ जाए वर्ब। वर्ब के बाद में यहाँ पर जो भी आएगा वो आएगा सब्जेक्टिव केस, देन हमारे पास में एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु, फिर आ गई वर्ब। तो देखो कभी हु बीच में लगा हो, जैसे इट इज, इट वाज मी हु, ये आ गया हु। अब देखो इट आ रहा है, वाज आ रहा है, अब सब्जेक्टिव केस सही है, यहाँ पे क्या है, मी क्या ऑब्जेक्टिव केस है। टेबल पढ़ते हैं, पहला होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पॉजिटिव केस। तो सब्जेक्ट में क्या हो गया, आई, मी, माय। ये किसकी ज़रूरत है इधर पर, सब्जेक्ट की ही तो ज़रूरत है, इसलिए मी को हटा के मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, आई में कन्वर्ट करूँगा। अच्छा, आई में अगर कन्वर्ट करूँगा तो आई के साथ में वाज आता है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। बस मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी माय फाइनल आंसर। चल,
क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अब ये ग्रामर का सेशन है। देखो बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ डिफरेंट कंटेंट लेकर आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक ज़रूरी चीज़ मैं बता दूं, क्लर्क के अंदर जो लेवल है, जैसा लेवल है, जो पैटर्न है, जो नया पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे इस सीरीज़ में चल रहे हैं। इसके अलावा आपको फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी क्लर्क की, ना कि एसएससी की। तो जो आप एसएससी का सिलेबस पढ़ रहे हैं दम से, आप आईएएस आईपीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी क्लर्क की, जिसके अंदर उतनी ही लिमिटेड इंग्लिश आती है, उतने ही टॉपिक आते हैं, उतने ही क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो उतनी ही तैयारी करो। और अगर आपके पास में समय है तो भैया मेरी तरफ से तो दिन रात पढ़ो, मैं तो मना नहीं करूँगा। लेकिन एक स्मार्ट बच्चा क्या करता है, उतना पढ़ता है और उस जगह से पढ़ता है जिस जगह से पेपर आता है या जिस सेक्शन में से पेपर आता है, वो उतना ही पढ़ता है। बेटा आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप अभी एसएससी की बुकें उठाओ, बैंक की उठाओ, उसकी इंग्लिश करो, इसकी इंग्लिश करो, है ना। काफ़ी ज़्यादा इतना सब पॉसिबल नहीं होता। तो देखो ध्यान से, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वाज देयर। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एक आर्टिकल आ रहा है, फिर आ रहा है नाउन 1 आ रहा है एंड नाउन 2 आ रहा है, और वर्ब जो आएगी वो वर्ब आएगी हमारे पास में, वो आएगी सिंगुलर वर्ब। देखो आर्टिकल कितनी बार आ रहा है, एक बार आर्टिकल आ रहा है, तो वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर। अच्छा अब देखिए यहाँ पे वर्ब कैसी है, सिंगुलर। यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि आर्टिकल मेरे को पहले वाले नाउन के साथ लगाना है, दूसरे वाले नाउन में आर्टिकल नहीं लगाना, तो दूसरे वाले को कैंसिल कर दो। अब ऐसा देखो कि दूसरे वाले में कहाँ पे आर्टिकल नहीं है, या तो दोनों में आर्टिकल है, ये नहीं हो सकता, यहाँ दोनों में आर्टिकल है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर दूसरे वाले में आर्टिकल नहीं है, तो पहले वाले में आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा दा, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति है जो सेक्रेटरी भी है और जो ट्रेजर भी है। ठीक है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए मेरा जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चल अब देखो, अरे सर ये आपने सेम क्वेश्चन वही दे दिया। सर आपने तो मेरे को वही वाला क्वेश्चन दे दिया सर, क्या अलग किया है आपने, अभी बता रहे हैं क्या अलग किया। आर्टिकल प्लस नाउन 1, ये नाउन 1 है, एंड आर्टिकल प्लस नाउन 2। अब आ रही है प्लूरल। भैया मेरे को बताओ कितने आर्टिकल आ रहे हैं, 2 आर्टिकल आ रहे हैं, तो वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल। शुरू हो जाइए, दोनों तरफ पे आर्टिकल आना चाहिए, दोनों तरफ पे दा आना चाहिए। दा यहाँ पर भी आएगा और दा यहाँ पर भी आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल आंसर। एक बार फिर से रिकैप करेंगे। जब सिंगुलर वर्ब आती है तो आर्टिकल 1 आता है, पहले वाले में ही आता है। जब प्लूरल वर्ब आती है तो आर्टिकल 2 आते हैं, 2 नाउन आते हैं, और वर्ब आती है प्लूरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16 वाला जो है प्रपोजिशन से रिलेट है। तो यहाँ पर फिक्स्ड प्रपोजिशन पूछा गया है, द चिल्ड्रन डिड नॉट अप्रूव डैश ऑफ फादर प्राण। तो अप्रूव के साथ में क्या लगेगा बेटा, ऑफ लगेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन। फिल इन द ब्लैंक बताना है प्रपोजिशन का, नहीं कि दोबारा से यूज है। द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड, स्ट्राइक को वो बुलाए, स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड, अरे ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होगा बंद कर देना। हड़ताल को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, आगे की तरफ रद्द कर दिया गया, तो ऑप्शन लगेगा सी, कॉल्ड ऑफ। ठीक है, तो बढ़ता हूँ बेटा आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैनेजर कॉल्ड अ मीटिंग। मैनेजर ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1, इसमें क्या होता है, PQRS होता है। PQRS का मतलब होता है कि इसमें एक स्टोरी दी गई है, सेंटेंस का स्टार्टिंग पहला वाला ये स्टार्टिंग सेंटेंस है, और ये 6 वाला क्लोजिंग सेंटेंस है। ओपन एंड और क्लोज एंड कहते हैं इनको, स्टार्टिंग सेंटेंस या क्लोजिंग सेंटेंस भी कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए कि अपने पास में ऑप्शन में क्या क्या वैल्यू है। ये देखो, क्यू क्यू, पी पी, यानी 2 सेंटेंस को टारगेट करो, या तो क्यू को टारगेट करो या पी को टारगेट करो, इन दोनों में से कोई एक इसका फाइनल आंसर है। क्या बोला गया है, द मैनेजर कॉल्ड अ मीटिंग। मैनेजर ने एक मीटिंग बुलाई। तो मैनेजर अगर मीटिंग बुलाएगा तो कब बुलाया उसने, बताइए, मीटिंग किसकी बुलाई, मीटिंग, अ मीटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट हेड्स। उसमें कौन कौन आए थे, डिपार्टमेंट के हेड आए थे।
इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत में क्यू नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। अब पी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, पी के बाद में एस आएगा कि क्यू आएगा, ये देखना पड़ेगा। ऑफ हेडक्वार्टर, कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर, हेड नहीं, हेड लास्ट क्वार्टर का मैनेजर कॉल्ड अ मीटिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेड लास्ट क्वार्टर, ठीक है, अगले चौमाही में बुलाया गया था। और उसके बाद में आ गया है इन सेल्स फिगर टू डिस्कस द सडन ड्रॉप। अच्छा, तो इसका जो फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी लगेगा। अभी मैं बता देता हूँ क्यों लगेगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए भी, लेकिन फाइनली मैं आंसर निकाल लाया इसका। बोला गया है द मैनेजर कॉल्ड अ मीटिंग, मैनेजर ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग ऑफ द हेड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के जो भी हेड थे उनके लिए मीटिंग बुलाई गई थी लास्ट क्वार्टर। यानी लास्ट क्वार्टर का मतलब क्या हो जाता है, पिछली जो तिमाही, जो 4 महीने का जो ग्रुप होता है वो क्वार्टर कहलाता है। तो पिछली जो 4 माही थी उसमें बुलाया गया था उसको। ये हो गया सेकंड सेंटेंस, पी के बाद में एस। अब उसके बाद में चाहिए आर, इन सेल्स फिगर, जो भैया चीज़ें बेचते हैं सेल्स वालों की, टू डिस्कस द सडन ड्रॉप, सडन ड्रॉप का मतलब होता है अचानक से गिरना, एंड फाइंड अ सोल्यूशन, और फाइंड अ सोल्यूशन। देखिए मैनेजर ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सारे हेड आए, सेल्स फिगर्स आए थे, सारे के सारे 3 सेल्स फिगर के मैनेजर हेड आए, और उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारी जो कंपनी क्यों डूब रही है और इसका क्या सोल्यूशन है। चलिए 19 पर आते हैं। द चिल्ड्रन रैन, बच्चा दौड़ा। अब बच्चा कैसे दौड़ा बताइए। द चिल्ड्रन रैन, अब देखो या तो एस बनेगा या आर बनेगा या क्यू बनेगा। रिपीटेशन किसका है जल्दी बताइए, क्यू का रिपीटेशन ज़्यादा है। तो मैं मान लेता हूँ, ये एक ट्रिक है जिससे मैं मान लेता हूँ कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए, क्यू। जिसका रिपीटेशन ज़्यादा देखने को मिले तो कोशिश करें आप वहीं से आंसर करेंगे। ठीक है, द चिल्ड्रन रैन, अब क्यू आ गया, रैन एज सुन एज द बेल रंग। बच्चा दौड़ा जैसे ही घंटी बजी। उसके बाद में क्या कर रहा बच्चे ने, टू देयर क्लास, अपनी क्लास की तरफ दौड़ा, या कैरिंग देयर बैग। देखो जैसे ही घंटी बजी, बच्चे ने घंटी बजने के साथ में ही अपना बैग उठाया, पहले बैग उठाया उसने, बैग उठाने के बाद में टू देयर क्लास, अपनी क्लास की तरफ दौड़ा, विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि उसका पहला दिन था, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो ऑप्शन नंबर क्लियर हुआ, क्यूपी क्या होना चाहिए, QPSR, ये होना चाहिए क्या, क्योंकि अरे नहीं मैंने गलत टिक कर दिया यार, सुनो, ये नहीं, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्या लगेगा, अब सीरियल सही है, वहां ऊपर काउंटिंग सही लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई मेरे से, अब ये सही है, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे की तरफ। अब आपको सिनोनिम बताना है। फेमस का मतलब क्या होता है बताइए, जो काफी नाम हो, जिसका जो प्रख्यात हो, नेम्ड हो काफी ज्यादा, या नोन हो, सब लोग उसको जानते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, साधारण होता है, जो कि ऑर्डिनरी में आ जाएगा, ऑर्डिनरी। लेजी का मतलब होता है आलसी, इनएक्टिव, डोरमेंट। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब होता है कि लगभग जब जब हम जश्न मनाते हैं, जश्न मनाना। अच्छा, अननोन का मतलब होता है अज्ञात। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति फेमस है तो वो क्या है, सेलिब्रिटी है, सेलिब्रेटेड कर रहा है किसी चीज को, क्या कर रहा है, जश्न मना रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। चलिए अब अगला लेटर है 21 वाला, एंटोनिम आपको बताना है डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है बताइए, डर्थ का मतलब होता है कमी यानी शॉर्टेज। आपको इसका उल्टा बताना। लैक का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है, किसी चीज में कमी हो जाना, शॉर्टेज हो जाना, या डेफिशिएंसी हो जाना, कमी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी होता है। एबेंडेंस का मतलब होता है कोई चीज क्या है, अधिक मात्रा में है, क्या है, कोई चीज क्या है, अधिक मात्रा में है। और फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। ऑप्शन नंबर सी लगेगा। कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर सी लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। डर्थ का मतलब कमी और अबेंडेंस का मतलब अधिकता। सॉल्व करें अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम।
दिए गए ईडियम का, दिए गए मुहावरे का आपको सही आंसर बताना है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है देर रात तक कार्य करना। ठीक है। बर्न पेपर एट नाइट, रात में पेपर को जलाना। लाइट अ कैंडल, मोमबत्ती जलाना नहीं। वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को दुरुपयोग करना नहीं। स्टे अप लेट वर्किंग, देर रात तक काम करना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 23 पर आ जाइए। व्हाट इज वन वर्ड सोल्यूशन फॉर वन हु लव्स बुक? वन वर्ड सोल्यूशन क्या है कि जो किताबों से प्रेम करता है, पुस्तक प्रेमी को क्या बोला जाता है? पब्लिशर, पब्लिशर तो किताबों को छापता है। ऑथर नहीं होगा। लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी में बैठता नहीं। इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है बिब्लियो, इसको पहले लिख लो यार। बिब्लियो का मतलब होता है बुक। और फिल, कभी भी वर्ड आ जाए किसी में, PHILE फिल आ जाए तो बताता है लव। तो जो किताबों को प्रेम करता है उसको क्या बोला जाता है? पुस्तक प्रेमी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो बढ़ता हूँ अब आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो पहला वर्ड है सक्सेसफुल, क्या इसकी स्पेलिंग सही है? बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरा सक्सेसफुल है हमारे पास, क्या इसकी स्पेलिंग सही है? SUCCESSFUL, ये बिल्कुल सही है। देखिए कभी भी किसी के लास्ट में फुल आ जाता है तो डबल एल नहीं आता, ये गलत माना जाता है। ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा रहे हैं? बी लगा रहे हैं हम लोग फाइनल। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन के लास्ट सेशन पर आ गए हैं। तो बेटा एक ज़रूरी चीज़, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक ज़रूरी चीज़, आपसे नहीं हो पा रहा है, टेंशन ना लें। सर मैं नहीं कर पा रहा, सर मैं लाइक शेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप कमेंट बॉक्स के अंदर जितना आपके मार्क्स आए हैं 25 में से, वो मेरे को लिख कर भेजिए। या आपके जो डाउट्स हैं वो आप मेरे को लिख कर भेजिए, मैं उसका भी सोल्यूशन दूंगा आपको। आपको वोकेबलरी से रिलेटेड डाउट है, ग्रामर से रिलेटेड डाउट है, तो सारी जिम्मेवारी मेरी है। आप तो बस आइए, क्लास को पढ़िए, और जो भी डाउट है पर डे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख कर मेरे को बताइए कि नहीं सर मेरे को ये नहीं आ रहा, मेरे को ये करना है, ये गाइडलाइन चाहिए, वो गाइडलाइन चाहिए। मैं सबके लिए रेडी हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? द गार्डनर वाटर्स द प्लांट एवरी मॉर्निंग। तो पहला फॉर्मूला देख लीजिए एक्टिव पैसिव वॉइस का। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय ये ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, तो इसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बोला जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदलती है इज एम आर और थर्ड फॉर्म में। ठीक है, फिर आता है बाय। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किस में बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो अब देखिए बेटा इस फॉर्मूले को यूज करना चालू करिए। क्या क्या दिया हुआ है? द गार्डनर सब्जेक्ट है, वाटर्स वर्ब है, द प्लांट ऑब्जेक्ट है, तो ये अदर वर्ड हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले क्या चाहिए? द प्लांट्स, द प्लांट, द प्लांट, द प्लांट। यहाँ गार्डनर दिया हुआ है, हटाइए। अब उसके बाद में आपको क्या चाहिए? इज एम आर में से कोई एक चाहिए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हैव, तो डी वाला भी गया। अच्छा यहाँ पर आर लगा हुआ है, यहाँ पर भी आर लगा हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है। आर के बाद में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ तो बीइंग लगा हुआ फर्स्ट वाले में, गलत। केवल एक ही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, जो सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय द गार्डनर एवरी मॉर्निंग। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही था। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा रात को 9 बजे एक नए कंटेंट के साथ में, जो कि आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस में से एक रहेगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से तैयारी करें अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। तो जय हिंद जवानों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।